afternoon everyone, welcome to the official YouTube channel of Under 24/7 Regulatory Bodies and SO। मेरा नाम है अमनजोत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड क्लास अबाउट आर PIB करंट अफेयर्स। एज वी नो ESI इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में आपके PIB करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इट मीन्स आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज वाले करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आपको एक सिंगल सोर्स पे मिल सकता है, जो है आपका PIB। ठीक है, तो हम ऑलरेडी एक सेशन में कुछ करंट इस न्यूज़ को रिलेटेड टू द मार्च मंथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर हम द सेम मंथ को कंटिन्यू करेंगे, मार्च मंथ को ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी नो एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एंड द PPT इज ऑल्सो विजिबल। आर वी गुड टू गो? गुड आफ्टरनून Mayank. So this is the second class for the month of March PIB current affairs. Okay, so first of all let's start with the first news that is related to our Ministry of Rural Development. So Ministry of Rural Development organizes the gender samvad. Okay, when we are talking about Minister of Rural Development means Ministry of Rural Development ने organize किया है आपका किसको? gender samvad को। So over 3000 state missions and mission staff and rural self-help group women connect online to discuss the food and nutrition security through women collectives in DNRLM। ठीक है, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए, सबसे पहली चीज हम बोल रहे हैं 3000 स्टेट मिशन स्टाफ्स थे आपके, रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विमेंस थे जो कनेक्ट हुए हैं ऑनलाइन ये डिस्कस करने के लिए कि फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड किया जाए बाय कलेक्टिंग विमेंस बाय थ्रू दी विमेन। ओके, जो कि आपका DNRLM का ऑब्जेक्टिव है। Now from 34 states to attend the third edition of Gender Samvad. Now जो Gender Samvad आपका मार्च में हुआ था वो आपका थर्ड एडिशन था फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जहाँ पे 34 स्टेट्स एंड यूटीज को मिलाकर आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेंस ने कनेक्ट किया था एंड आपके 3000 स्टेट मिशन स्टाफ्स ने कनेक्ट किया था ऑनलाइन टू डिस्कस कि किस तरीके से फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है? ऑर्गेनाइज बाय द दीनदयाल अंत्योदय योजना, दैट इज NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसके थ्रू इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको थर्ड एडिशन ऑफ जेंडर संवाद को कब कंडक्ट किया? आपका 11 मार्च 2022 को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है जेंडर संवाद, जिसका थर्ड एडिशन मार्च 2022 में ऑर्गेनाइज किया गया बाय DNRLM के थ्रू। ये थर्ड एडिशन में आपके 34 स्टेट्स एंड यूटीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 3000 स्टेट मिशन स्टाफ्स एंड रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विमेंस ने कनेक्ट किया था टू डिस्कस फूड एंड न्यूट्रिशन सेफ्टी और सिक्योरिटी। राइट, नाउ नेक्स्ट इसी में आगे अगर हम बात करें तो ये है क्या? ये एक नेशनल वर्चुअल इनिशिएटिव था जो थर्ड एडिशन जेंडर संवाद का हुआ अंडर द DNRLM टू डिस्कस जनरेट ग्रेटर अवेयरनेस ऑन द मिशंस इंटरवेंशन अक्रॉस द कंट्री विद अ जेंडर लेंस। तो हमारा जो थर्ड जेंडर संवाद का एडिशन था ये एक नेशनल वर्चुअल इनिशिएटिव था जो DNRLM के अंदर लिया गया था, जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है आपके फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी किस तरीके से आपको प्रोवाइड करना है अपार्ट फ्रॉम द जेंडर इनइक्वालिटी। इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, अवेयर करने के लिए। तो द जेंडर संवाद इज ऑर्गेनाइज इन कोलैबोरेशन विद द इनिशिएटिव ऑफ what works to advance women and girls in the economy, that is IWWH। तो सिंपली आपका DNRLM के साथ साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन किया था किसने? आपका IWWH ने कोलैबोरेशन किया और इन दोनों ने मिलकर आपका जेंडर संवाद जो है उसको थर्ड एडिशन को कोलैबोरेट करके ऑपरेट किया था। नाउ जो थीम रखा गया था वो था प्रमोशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू वुमेन्स कलेक्टिवनेस। सो आपको क्या करना है? फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वुमेन्स। ठीक है, तो सिंपली आपका थीम भी उसी ऑब्जेक्टिव पर रख दिया गया, प्रमोशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू वुमेन्स कलेक्टिव्स। नाउ नेक्स्ट थिंग, ये जो इवेंट है ऑर्गेनाइज हुआ एज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन, जिसकी थीम थी नए भारत की नारी अंडर द अमृत महोत्सव, जो कि मार्च 2022 में सेलिब्रेट किया गया था। तो इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया? याद रखना, DNRLM के साथ साथ कोलैबोरेट किया था ऑर्गेनाइज करने में इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस विमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी। सेकेंड थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव था। थर्ड एडिशन आपका सेलिब्रेट किया गया था, थर्ड एडिशन आपका
डिस्कस किया गया था ऑनलाइन, कब, मार्च 2022 में, जहां पे 3000 स्टेट मिशन स्टाफ और आपका रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेंस ने पार्टिसिपेट किया था। नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हम बात करें तो इट इज अ ग्रुप ऑफ अराउंड 10 to 20 पीपल, जहां पे अगर आप विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हो तो ओनली विमेन्स आर द मेंबर ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपके ऐसे मेंबर्स होते हैं जिसमें 10 से 20 लोग आपस में मिलकर एक मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं एज पर देयर एनुअल इनकम। कौन आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर बनेगा, इट डिपेंड्स ऑन द एनुअल इनकम ऑफ द पर्सन्स हु वांट टू ज्वाइन द ग्रुप। और ये 10 से 20 लोग मंथली एक सर्टेन कंट्रीब्यूशन करते हैं जो प्री डिफाइंड होता है कि इतना कंट्रीब्यूशन मंथ में आपको करना ही है। उस कंट्रीब्यूशन को फिर जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है वो पैसा दे दिया जाता है, यानी कि इट मींस 10 to 20 पीपल जो है वो आपस में एक ग्रुप बनाते हैं एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। और जब विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप आ जाएगा इट मींस आपका सिर्फ और सिर्फ जो 10 to 20 मेंबर्स होंगे वो विमेन रहेंगे, ठीक है। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हमें डेटा दिया है रिलेटेड टू जीएसटी कलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के कलेक्शंस रेवेन्यूज डायरेक्टली पूछे जाते हैं तो इनको याद रखना है। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन वाज हैपेंड इन मार्च 2022, ब्रीचिंग अर्लियर रिकॉर्ड ऑफ 1,40,986 करोड़ कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022। तो आपका इससे पहले का जो हाई रिकॉर्ड था वो जनवरी 2022 का था, जहां पे हमने 1,40,986 करोड़ का क्या किया था, टारगेट कलेक्ट किया था, रेवेन्यू कलेक्ट किया था। नाउ अगर हम बात करें मार्च 2022 की तो 1,42,095 करोड़ का ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है इन द मंथ ऑफ मार्च, दैट इज द हाई ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन। अगर हम बात करें इस कलेक्शन की तो मार्च 2022 का जो कलेक्शन है वो मार्च 2021 के कलेक्शन से 15% एक्स्ट्रा है, हायर है। तो सिंपली द रेवेन्यूज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 आर 15% हायर देन द जीएसटी रेवेन्यू इन द सेम मंथ फॉर द लास्ट ईयर। इट मीन्स मार्च 2022 में आपका जो कंट्रीब्यूशन था, आपका जो कलेक्शन था जीएसटी का, वो 15% लेसर था किससे, आपका मार्च 2022 के कलेक्शन से। नाउ व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी आपका एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जहां पे टैक्स आपके एंड यूजर को यानी कि कंज्यूमर को देना होता है। मीडिएटर्स जो भी टैक्स पे करते हैं उनको उसका जीएसटी रिटर्न फाइल करने पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। नाउ जीएसटी को 2017 में लॉन्च इम्प्लीमेंट किया गया कंट्री में 1 जुलाई 2017। जीएसटी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि अगर आप इंडिया में कहीं पर भी गुड्स खरीद रहे हैं तो आपको सीजीएसटी पे करना होगा। अगर आप उसके साथ साथ अगर हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, स्टेट में खरीद रहे हैं, तो सीजीएसटी के साथ साथ आपको एसजीएसटी देना पड़ेगा। और अगर आप यूटी में खरीदते हैं तो आपको सीजीएसटी के साथ लिंक करना होगा यूटी जीएसटी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। अब जो सीजीएसटी एसजीएसटी है ये हमारा डुअल जीएसटी मॉडल है, जहां पे टैक्स का कलेक्शन जो है वो हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, हाफ स्टेट गवर्नमेंट करती है, उसी को हम बोलते हैं डुअल जीएसटी मॉडल, जो कि आपका हमने अडॉप्ट किया है कनाडा से। ओके, तो सिंपली जीएसटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है। पंकज, आई विल शेयर द पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। ओके, यहाँ से मैं पीडीएफ जो आपकी हैं वो आज शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देख लिया आपका जीएसटी कलेक्शन जो है वो हाई ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन रहा है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। नाउ रिमेंबर द अमाउंट, बिकॉज यहाँ से जीएसटी के कलेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितना कलेक्शन जीएसटी का किस मंथ में हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे बात की गई है अगेन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। इस मिनिस्ट्री ने कुछ सर्टेन इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ सर्टेन चीज़ें करी, जैसे कि फर्स्ट हम बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है आपका, दैट इज NCPCR। तो आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स सेलिब्रेटेड इट्स 17th फाउंडेशन डे एट 15th ऑफ अगस्त ग्राउंड एट रेड फोर्ट न्यू दिल्ली। तो ये सेलिब्रेट किया गया। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्यों आपको पढ़ना है, बिकॉज मिसेस स्मृति ईरानी ने कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स दिए हैं इस मिशन को लेकर, और वीकेंड से आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को अचीवमेंट्स को लेकर कुछ सर्टेन स्टेटमेंट मिसेस स्मृति ईरानी ने दिए हैं, जो कि आपके मिनिस्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखो, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सेलिब्रेट किया है अपना 17th फाउंडेशन डे न्यू दिल्ली से। नेक्स्ट, यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, हमारी मिसेस स्मृति ईरानी, लॉन्चेस न्यू मोटो ऑफ NCPCR। इस 17th फाउंडेशन डे पे NCPCR का आपका नया मोटो जो है वो लॉन्च किया गया है बाय आवर मिनिस्टर, जो कि है आपका भविष्य रक्षित रक्षित। ठीक है, द न्यू मोटो एक्सहॉर्ट्स अस टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर। किसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, भविष्य को, फ्यूचर की प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। आवर चिल्ड्रन फॉर इन देयर वेलफेयर लाइज द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो कहा गया है सिंपल कि हमारे जो चिल्ड्रन हैं
उनका वेलफेयर ही, उनके वेलफेयर में ही हमारे देश की ग्रोथ, हमारे देश का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वहां से तैयार होता है। तो हमें किसको फोकस करना है? चाइल्ड डेवलपमेंट को फोकस करना है, चिल्ड्रन डेवलपमेंट को फोकस करना है, बिकॉज यही आपका फाउंडेशन है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के लिए। ठीक है, तो इसका मोटो चेंज किया गया, रिमेंबर दिस। कब किया गया? 17 फाउंडेशन डे, जो कि सेलिब्रेट किया था 15 अगस्त को, जहां पे गेस्ट थी हमारी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। नाउ यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी was the chief guest at the event, which was attended by the chairperson of NCPCR Shri Priyank Kanungo, Secretary WCD Shri Indawar Pandey and other officials। So हमें याद रखना है यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल who is the present chairman of NCPCR। ये आपकी न्यूज है और ये आपका पूछा भी जा सकता है बिकॉज वी नो NCPCR न्यूज में है। ठीक है, तो रिमेंबर कि इसके चेयरमैन कौन है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका सेक्रेटरी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है, उनका नाम भी आपको दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो दीज आर द 3 ऑफिशियल्स जिन्होंने आपका 17 फाउंडेशन डे का इवेंट जो था वो अटेंड किया था। नाउ इसी में आगे आता है आपका एक सहारा इनिशिएटिव। सहारा इनिशिएटिव की बात करें तो ये कोलैबोरेशन है आपका NCPCR और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के बीच में फॉर द स्पेशल इनिशिएटिव कॉल्ड सहारा, विच इज एन इनिशिएटिव to provide psychosocial counseling and support to children of BSF jawans who made the supreme sacrifice। तो आपका जो कोलैबोरेशन किया गया NCPCR के बीच में और BSF के बीच में, ये कोलैबोरेशन क्यों किया गया? ये इनिशिएटिव क्या है? ये इनिशिएटिव प्रोवाइड करता है आपको साइकोसोशल काउंसलिंग और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है चिल्ड्रन को BSF जवान के, जिन्होंने अपना कोई पर्टिकुलर सुप्रीम सेक्रीफाइस यहाँ पे दिया है। ठीक है, नाउ इन द लास्ट 2 मंथ्स यहाँ पे मिसेस स्मृति ईरानी ने 17 फाउंडेशन डे पे अनाउंस किया कि लास्ट 2 मंथ में 300 कॉल्स हैव बीन आंसर्ड एंड 127 कंप्लेंट्स एड्रेस थ्रू वेब लिंक। तो ये आपका एक अचीवमेंट था सहारा इनिशिएटिव का, जहाँ पे आपके जो चिल्ड्रन हैं उनको सपोर्ट किया गया, उनके कॉल्स को अटेंड किया गया, उनकी कंप्लेंट्स को एड्रेस किया गया, काउंसलिंग किया गया, सोशल काउंसलिंग या साइक्लो काउंसलिंग उन चिल्ड्रन की गई जो कि BSF जवान के चिल्ड्रन हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था? सहारा इनिशिएटिव। किसके बीच में कोलैबोरेशन हुआ है याद रखना है, किसके लिए काम कर रहा है याद रखना है, एंड इसका जो अचीवमेंट है लास्ट 2 मंथ्स का वो ये है 300 कॉल्स को आंसर किया गया एंड 127 आपके जो कंप्लेंट्स थी उनको एड्रेस किया गया, उनको सॉल्व किया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में आपका सेलिब्रेशन किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन का वीक फ्रॉम 1st to 8th of March। So simply Union Minister for Women and Child Development inaugurates the celebration of International Day of Women। कब से कब तक? वीक फ्रॉम 1st to 8th March। ये वीक सेलिब्रेट किया गया, इनाग्रेशन इसका किया हमारी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद BPRND launched Women's Day Week with event on the theme that is safety and security of women। नाउ इस वीक का थीम क्या है? थीम भी आपको याद रखना है, थीम इज योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया गया? 1st to 8th मार्च तक सेलिब्रेट किया गया आपके इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, नाउ इसी में क्या किया गया? नुक्कड़ नाटक ऑन द रोल ऑफ वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, आपके नुक्कड़ नाटक जो होते हैं वो किया गया किसके रोल पे? वन स्टॉप सेंटर सखी जो आपका एक इनिशिएटिव लिया गया था उसमें, and demonstration of self defense techniques by BPRND and Trulls audience। तो सिंपली आपके जो इवेंट कंडक्ट किया गया, जो वीक सेलिब्रेट किया गया, उसमें कुछ सर्टेन इनिशिएटिव्स रखे गए थे, सर्टेन प्रोग्राम्स रखे गए थे, वहीं पे आपका वन स्टॉप सेंटर की थीम को लेकर नुक्कड़ नाटक परफॉर्म किया गया एंड साथ में आपका सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स के बारे में बताया गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज यहीं पे अगर हम बात करें तो हमारी मिनिस्टर जो है मिसेस स्मृति ईरानी, इन्होंने अप्रिशिएट किया टायरलेस एफर्ट्स अंडरटेकन बाय 704 OSCs ऑपरेटिंग अक्रॉस द नेशन टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट विक्टिमाइज्ड वुमेन डिस्पाइट कोविड-19 पैंडेमिक। अच्छा, अभी कल नहीं परसों ही हमने पढ़ा था कि आपका वन स्टॉप सेंटर्स पे जो वुमेन वर्कर हैं इनके लिए कुछ इंश्योरेंस स्टार्ट किया गया है, इनको कोई इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो अमाउंट क्या है आप लोग बताओ? अभी हमने कवर किया इन द फर्स्ट क्लास ऑफ ESI PIB करंट अफेयर्स। नाउ आप लोग मुझे बताओ इनके लिए कितना इंश्योरेंस निकाला गया है बाय द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा मिनिस्टर जो है हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिसेस स्मृति ईरानी, इन्होंने अप्रिशिएट किया है कि 704 वन स्टॉप सेंटर जो हैं जो अक्रॉस हमारे नेशन में क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं,
इन्होंने प्रोटेक्ट किया है, सपोर्ट किया है विक्टिमाइज वुमेन को डिस्पाइट ऑफ कोविड-19, कोविड पैंडेमिक के होते हुए भी इन्होंने सपोर्ट किया है, हेल्प किया है, प्रोटेक्ट किया है हमारे वुमेन को जो विक्टिम्स थी, ठीक है। नाउ वन स्टॉप सेंटर सखी, the tireless efforts of the 1SC's functionaries that have played a pivotal role in providing the holistic services to women who have been victims of violence and abuse. Okay. Now, Smriti Irani appreciated the sincere efforts undertaken by all 704 OSCs. Remember the full form of OSCs, that is one-stop centers. Okay? Operating across the nation to protect women and despite the threat of the COVID pandemic. C further added that over 70 lakh women have been provided help through OSCs and women helpline. So to provide help or to protect the women, there are many initiatives which were launched by Women and Child Development Ministry or another ministries also. तो अब तक 70 लाख women ऐसी हैं जिनको यहाँ पर सिक्योर किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है under the certain schemes or certain centers or certain initiatives which were taken by the Women and Child Development Ministry or any other ministry. Okay. Now next thing is गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक क्या किया है वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड मल्टी-प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच टू एंश्योर वुमेन सिक्योरिटी व्हाइल इनिशिएटिव लाइक्स वन स्टॉप सेंटर्स, women helpline have helped more than 70 lakh women, then anti-human trafficking units, help desk under the Nirbhaya fund and providing a robust safety mechanism to women. So these are the initiatives which were taken by government of India in the last certain years to provide protection to the women. Okay. Yes, very good. The amount is rupees 5 lakh. आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट यहाँ पे ओवरसीज में आपके विमेन वर्कर्स को दिया जा रहा है, दैट इज 5 lakh इंश्योरेंस एंड इट इज कवर्ड अंडर निर्भयाज फंड. वेरी गुड मयंक. Now the next news for today is International Intellectual Property Index. Okay, International Intellectual Property Index. First of all, let me know what is intellectual property right. What is IPR? What is intellectual property rights? And who gives this intellectual property rights? What are the benefit of these intellectual property rights? What is IPRs? Intellectual property rights. Let me know. So first of all, whenever we are talking about intellectual property right, one thing comes under our mind, World Intellectual Property Organization. So there is a World Intellectual Property Organization, but the organization related to your intellectual property right, it is the WTO, World Trade Organization. So World Trade Organization is the organization which deals with the issues related to intellectual property rights, but the organization which provides the intellectual property rights, that is World Intellectual Property Organization, WIPO, right? So International Intellectual Property Index is an annual report compiled by the US Chamber of Commerce. Who compiled this information? Who compiled this information? It is compiled by US Chamber of Commerce. Okay, it is compiled by the US Chamber of Commerce. Now the next important thing is that why we have used this International Intellectual Property Index. Why we are using this index? Because it provides the evaluation on intellectual property across global economies. तो एक ही बात में बात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, तो सिंपल सी बात है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ग्लोबल इकोनॉमीज कैसा परफॉर्म कर रही है, कितने इंटेलेक्चुअल राइट्स जो हैं एक साल में किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी को मिल रहा है. लाइक एक साल में इंडिया में कितने पेटेंट्स होते हैं, इंडिया में कितने कॉपीराइट्स होते हैं, इंडिया के थ्रू कितने ट्रेडमार्क्स होते हैं. ये आपके इनिशिएटिव्स हैं, आपके इनोवेशंस हैं जिनको आप रजिस्टर करवाते हैं, और वही इवैल्यूएट करने के लिए आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडेक्स निकाला जाता है कि अक्रॉस ग्लोबल इकोनॉमी आपका कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा क्या करवाए हैं, पेटेंट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रजिस्टर करवाया है. Now, intellectual property rights, simply when we are talking about intellectual property rights means the certain right which is given to the persons, which is given to the industries who are performing well in the innovation and R&D sector. So, whenever we are talking about intellectual property rights, आपका पहला होता है patent, second is your trademark, and third is your copyright. Okay, these are the three
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जब हम पेटेंट की बात करते हैं तो जो पेटेंट है आपका वो आपके इनोवेशंस को पेटेंट करता है ना। जो भी इनोवेशन आप कर रहे हो, जो भी खोज आप कर रहे हो, लेट्स से आपने कोई पर्टिकुलर चीज का इनोवेशन किया है तो उस इनोवेशन को आप अपने नाम पर रजिस्टर करवाते हैं ताकि कोई और पर्सन उसका कॉपी ना कर सके। दैट इज नोन एज इनोवेशन, जो आप पेटेंट करवाते हैं। तो इनोवेशन मतलब आपकी तरफ से जो भी नई खोज की गई है, इनोवेशंस की गई हैं, उसको आप अपने नाम पर रजिस्टर करवाएंगे। दैट विल बी नोन एज योर पेटेंट। नाउ पेटेंट भी दो तरीके से होता है। इज इट स्टिल बफरिंग? लेट मी नो, इज इट स्टिल बफरिंग? कॉपीराइट पेटेंट्स आर रिलेटेड हैं आईपीआर से। ओके ठीक है मयंक। नाउ लेट मी नो, इज इट स्टिल बफरिंग और इज इट ओके नाउ? Also, those who are live in the session, do like the session and share with your friends and colleagues also, if they are also preparing for RBI grade B. चलिए, now I think it's okay, तो let's start। सबसे पहली चीज हम बात करें इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में हम बात करें। सबसे पहले व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके तीन हैं, जहां पे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट की हम बात करते हैं। पेटेंट आपके इनोवेशंस का करवाया जाता है, जहां पे प्रोडक्ट पेटेंट भी होता है और प्रोसेस पेटेंट भी होता है। आपने जो इनोवेशन किया है, अगर आप उसका प्रोडक्ट पेटेंट करवाते हैं तो आपकी परमिशन के बिना कोई और पर्सन उसका प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट नहीं बना सकता। प्रोसेस पेटेंट करवाओगे तो आप कोई नई प्रोसेस, कोई नया तरकीब आप निकाल लेते हो उस प्रोडक्ट को बनाने का, तो वो क्या नहीं होगा आपका प्रोसेस, वो आपका प्रोसेस पेटेंट हो जाएगा। अगर आप नया तरीका निकाल रहे हैं तो आप बना सकते हैं, बट यू कांट यूज द सेम प्रोसेस। आप सेम प्रोसेस को यूज नहीं कर सकते। तो जब हम बात कर रहे हैं पेटेंट की, प्रोडक्ट और प्रोसेस पेटेंट होते हैं आपके। ट्रेडमार्क की अगर बात करें तो ट्रेडमार्क आप करवाते हैं अपने लोगो को। जो भी आपका लोगो है वो क्या कहलाएगा? आपका ट्रेडमार्क। ठीक है, आप आपका लोगो कोई कॉपी ना कर ले, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ट्रेडमार्क। ना कॉपीराइट्स आपके राइटिंग्स होते हैं, आप स्टोरीज लिख रहे हैं, आप बुक लिख रहे हैं, आप कोई पर्टिकुलर नॉवल लिखते हैं, तो आपकी जो स्टोरीज है, आपकी जो राइटिंग्स हैं, आप उनको अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेते हैं। दैट इज नोन एज कॉपीराइट। तो ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। ठीक है, इनके इश्यूज से डील कौन करता है? तो रिमेंबर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट डील्स विद द इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। सबसे पहली चीज ये हमने देख लिया कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता क्या है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स एक एनुअल रिपोर्ट है जिसको कंपाइल करता है, रिलीज करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। क्यों किया जाता है? फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अक्रॉस द ग्लोबल इकोनॉमीज। कि ग्लोबल इकोनॉमीज में से सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो किस कंट्री के पास हैं, ये देखने के लिए हर साल आपका ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू। नाउ 2020 यूएस चैम्बर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स टाइटल्ड द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। क्या टाइटल दिया गया इस इंडेक्स को? आर्ट ऑफ द पॉसिबल क्रिएट्स अ टेम्पलेट फॉर इकोनॉमीज दैट एस्पायर टू बिकम द 21st century knowledge based economies through more effective intellectual property protection। आपका अगर बात करें 2022 की, तो 2022 में आपका जो नाम दिया गया है इस इंडेक्स को, वो है आपका आर्ट ऑफ पॉसिबल। तो यूएस चैम्बर इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स को टाइटल दिया गया किसके नाम से? आर्ट ऑफ पॉसिबल। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, ये क्या कर रहा है? एस्पायर कर रहा है उन इकोनॉमीज को 21st सेंचुरी की जो कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज हैं, ताकि वो और बेहतर इफेक्टिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन कर सके। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपकी में बात की जा रही है यहाँ पर, ये जो एडिशन था ये आपका 8th एडिशन था। इस 8th एडिशन में इंडेक्स मैप कर रहा है आईपी इकोसिस्टम। आपका 8th एडिशन जो इस इंडेक्स का आया है, इस इंडेक्स ने कहा है कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम जो है वो 53 ग्लोबल इकोनॉमी से बना है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरऑल 90% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो भी कौन सा? ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द इंडेक्स इवैल्यूएट द आईपी फ्रेमवर्क इन ईच इकोनॉमी अक्रॉस 50 यूनिक इंडिकेटर्स। अगर पूछा जाए कितने इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, तो देयर आर 50 यूनिक इंडिकेटर्स जिनको यूज किया जाता है फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के लिए।
नाउ विच इंडस्ट्री बिलीव्स रिप्रेजेंट इकोनॉमीज विद द मोस्ट इफेक्टिव आईपी सिस्टम, और जिसको बिलीव किया जाता है ये ऐसी इकोनॉमी है जिनका बेस्ट आईपी सिस्टम है, ठीक है। नाउ द टोटल कंट्रीज जिनके ऊपर सर्वे किया गया, जिनके बेसिस पे आपका इंडेक्स की रैंकिंग दी गई है, वो है टोटल 55। तो रिमेंबर कि आपका जो 50 यूनिक इंडिकेटर्स हैं वो 55 कंट्रीज में सर्वे करके देखा गया, एंड देन आपको बताया कि कौन सी कंट्री टॉप है और इंडिया की रैंक क्या है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें 53 इकोनॉमीज की, तो आईपी इकोसिस्टम में आपकी 53 ग्लोबल इकोनॉमीज ऐसी हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं आपका ग्लोबल जीडीपी को ओवर 90%, ठीक है। डोंट कंफ्यूज विद दिस कि 53 कंट्रीज थी या 55 थी, कंट्रीज आपकी 55 थी, पर इसके 8th एडिशन में कहा गया कि 53 इकोनॉमीज ऐसी हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं ओवर 90% ऑफ योर ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, अब बात करते हैं आपके इंडिकेटर्स में क्या क्या इंडिकेटर्स हैं। तो सबसे पहली चीज, indicators create a snapshot of an economy overall IP ecosystem and span 9 categories of protection. Now you do not have to remember the all categories which is given under the indicators, but फिर भी एक दो आपको याद होने चाहिए, that is patent, copyright, trademark, decision rights, trade secrets, commercialization of IP assets, enforcement, system efficiency, membership and rectification of international treaties. So these are the certain 9 categories of protection which will be covered under the intellectual index, property index. तो इनमें से आपको सारी कैटेगरीज याद करने की जरूरत नहीं, बट यू शुड स्टिल नो 4 to 5 कैटेगरीज, इसमें से 3 तो आपको पता ही होता है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इसके अलावा 2-4 भी आपको याद करने हैं, ठीक है। दैट इज सफिशिएंट, सभी इंडिकेटर्स को याद करने की, कैटेगरीज को याद करने की जरूरत नहीं है ना। अगर आगे हम बात करें, अब क्या आपका फैक्ट्स एंड फिगर्स रहा है, क्या डेटा इस इंडेक्स ने हमें दिया है, तो सबसे पहले हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने इंप्रूव किया है अपना इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्कोर को, जो कि 38.4% से 38.6% हो गया। अब लग रहा है सिर्फ 0.2% ही तो इंक्रीमेंट हुआ है, बट स्टिल इंडिया ने इंप्रूव किया है, और इस इंप्रूवमेंट से हमारी कंट्री की जो रैंक है वो 43rd रैंक है आउट ऑफ 55 कंट्रीज, ठीक है। सो मेक श्योर ये आपको याद रहे। सबसे पहली चीज शॉर्ट में यहाँ पे याद रखो, इंडिया की रैंक है आपका 43rd रैंक। इंडिया का जो स्कोर है, स्कोर इस साल का रहा है 38.6%, जो पहले 38.4% था लास्ट ईयर। नाउ अगर हम एशियन रीजन्स की बात करें तो उसमें इंडिया की रैंक 12th है, एशियन रीजन्स में इंडिया की रैंक 12th है, और ओवरऑल इंडिया की रैंक कितनी है, 43rd है, ठीक है। नाउ इस साल आपका टॉप किसने किया है, यूएस ने टॉप किया है विद द स्कोर ऑफ 95.4%, यानी कि सबसे ज्यादा आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रजिस्ट्रेशंस जो हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं, यूएस से हुए हैं, एंड फॉलोड बाय यूके एंड जर्मनी। और उसके बाद कौन फॉलो कर रहा है, यूके एंड जर्मनी फॉलो कर रहे हैं आपके इस इंडेक्स को। तो रिमेंबर द टॉप 3 कंट्रीज बहुत जरूरी हैं, टॉप 3 कंट्रीज के नाम याद होने चाहिए। तो फर्स्ट इज यूएस, सेकेंड इज थर्ड इज जर्मनी। इंडिया की रैंक है 43rd, एंड इंडिया की रैंक एशियन रीजन्स में है 12। इंडिया का जो स्कोर है दैट इज 38.6%, एंड यूएस का जो स्कोर है वो है 90.4%। ओके, टोटल कंट्रीज आपकी कितनी है, 55 कंट्रीज है टोटल आपकी, जिनको रैंक प्रोवाइड किया गया है अंडर द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ओके, नाउ अब कौन रिलीज करता है, कौन पब्लिश करता है, कौन डेटा को कंपाइल करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो आपका इस इंडेक्स को रिलीज करता है या फिर रिलीज को पब्लिश करता है। सबसे पहली चीज, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट business federation representing the interest of more than 3 million businesses of all sizes, sectors and regions, as well as state, local chambers and industry associations। जब हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिजनेस फेडरेशन है जो रिप्रेजेंट करता है of 3 million businesses of all sizes, sectors, as well as state and local chambers and industry association। ओके, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिजनेस फेडरेशन रिप्रेजेंट करता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। Now the group was founded in the year 1912 April out of local chambers of commerce at the urging of President William Howard Taft and his Secretary of Commerce and Labor Charles Nagel। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हमने देख लिया क्या आपका यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसको बनाया गया था 1912 में, अप्रैल में बनाया गया था। ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिजनेस फेडरेशन है जो रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ मोर देन 3 million बिजनेसेस ऑफ ऑल साइजेस, ऑल सेक्टर्स, रीजन्स, स्टेट एज वेल एज लोकल चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस। क्लियर?
So this is the in-depth news related to your index, that is International Intellectual Property Index. Now सभी न्यूज को एक बार समराइज करते हैं एट द एंड, जैसे कि हम करते ही हैं. सबसे पहले वी हैव डिस्कस द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज जेंडर संवाद. जेंडर संवाद जो था आपका, ये डे NRLM के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया. डे NRLM के साथ साथ इसको कोलैबोरेट किया ऑर्गेनाइज करवाने के लिए किसने? इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी. ठीक है, इन दोनों ने आपस में कोलैबोरेट किया इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है. डे NRLM का जो ऑब्जेक्टिव है क्या है? फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना थ्रू वुमेन कलेक्टिव्स. वो ही यहाँ पे क्या किया गया? जेंडर संवाद के अंदर लिया गया है. तो 3000 स्टेट मिशन स्टाफ और आपका रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन जो है, उन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन डिस्कस किया, ऑनलाइन कनेक्ट किया ताकि वो डिस्कस कर सकें फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू वुमेन कलेक्टिव्स कैसे पहुंचाना है. मार्च 2022 में इसको क्या किया गया? ऑर्गेनाइज किया गया था. देन डे NRLM के अंदर इसका इनिशिएटिव लिया गया है. ये वर्चुअल इनिशिएटिव था जो डे NRLM के अंदर लिया गया है. आपका इवेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ था वो मिनिस्ट्री के आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन के टाइम पे हुआ था, जिसकी थीम थी नए भारत की नारी. कहाँ पे? अंडर द अमृत महोत्सव. ठीक है, अंडर द अमृत महोत्सव, जिसमें इसका क्या किया गया था? थीम भी रखी गई थी. थीम वॉज प्रमोशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू वुमेन्स कलेक्टिव्स. ठीक है, सो थीम भी यहाँ पे रखी गई है. क्या है आपका? प्रमोशन ऑफ फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू वुमेन कलेक्टिव्स. इसके बाद हमने डिस्कस किया आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो जीएसटी कलेक्शन का डेटा आपको दिया है. जीएसटी कलेक्शन डेटा का यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि हाईएस्ट रहा है मार्च 2022 में, जो कि आपका रहा है 1,42,095 करोड़ ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022. अगर हम मार्च 2021 से कंपेयर करते हैं तो 15% इंक्रीमेंट देखा गया है आपके जीएसटी कलेक्शन में इन द ईयर ऑफ 2022 मार्च मंथ. ओके, नेक्स्ट न्यूज हमने देखी जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 17th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया था 15th ऑफ अगस्त को, जो कि किसका फाउंडेशन डे था? NCPCR का. नाउ NCPCR स्टैंड फॉर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राइट, जिसका आपका मोटो भी जो है वो चेंज किया गया बाय मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. मोटो कर दिया भविष्य रक्षित रक्षित. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने सहारा के बारे में बात करी थी इसी फाउंडेशन डे में, जहां पे कहा गया था कि सहारा एक इनिशिएटिव है जो कि आपका NCPCR और BSF ने मिलकर कोलैबोरेट करके स्टार्ट किया है. ये सहारा इनिशिएटिव हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है चिल्ड्रन ऑफ BSF जवान, किसमें? साइको काउंसलिंग या सोशल काउंसलिंग में. देन अब तक आप 300 कॉल्स को अटेंड कर चुके हैं, आंसर कर चुके हैं, 127 कंप्लेंट्स को एड्रेस कर चुके हैं अंडर दिस सहारा इनिशिएटिव. ओके, नेक्स्ट आपका मिनिस्ट्री एंड वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन पे हमने वीक सेलिब्रेट किया, आपका इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन वीक, जो कि 1st ऑफ मार्च से लेकर 8th ऑफ मार्च तक सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम रखी गई थी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, जहां पे आपका नुक्कड़ नाटक भी किया गया कंडक्ट और आपका सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स के बारे में भी वुमेन को बताया गया. नेक्स्ट थिंग यहाँ पर आपका मिसेस स्मृति ईरानी ने कहा है कि वन स्टॉप सेंटर्स जो हैं, इनका बहुत अच्छा एफर्ट रहा है टू प्रोटेक्ट द वुमेन इन द कंट्री एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक ऑल्सो. ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 70 लाख वुमेन ऐसी हैं जिनको अपनी सर्विस या उनको प्रोटेक्ट कर चुके हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन वायलेंस और अब्यूज. ठीक है, नाउ एट द लास्ट वी हैव डिस्कस इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जो कि एनुअल रिपोर्ट है आपका, जो कि पब्लिश करता है, कंपाइल करता है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स. देन इस यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने 2022 का जो आपका इंडेक्स था, इसको टाइटल दिया था आर्ट ऑफ द पॉसिबल. क्लियर? नाउ ये बताता है आपको इवैल्यूएट में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन किस कंट्री से हुआ है. जहां पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक आई है आपकी कितनी? सिंपली 43rd रैंक है इंडिया की आउट ऑफ 55 कंट्रीज. टोटल 55 कंट्रीज है, उसमें से इंडिया की रैंक 43rd है. इंडिया का स्कोर 38.6 है और एशियन रीजन्स में इंडिया की रैंक जो है वो 12th है. टॉप इसको किया है यूएस ने, फॉलोड बाय यूके एंड जर्मनी. इसके जो 9 कैटेगरीज हैं जो 50 इंडिकेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो कुछ ऐसे हैं, जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स, कमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपी एसेट्स, एनफोर्समेंट, सिस्टमैटिक एफिशिएंसी, मेंबरशिप एंड रेक्टिफिकेशन of international treaties and your design rights. So these are the 9 categories of protection which is covered under the International Intellectual Property Index 2022. Okay, now the total countries which participated in this particular index was 55.
Now this is the information for all of you those who are preparing for RBI Grade B exam. So here is the RBI Grade B batch जो कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव बैच है फेज 1 और फेज 2 का, जो कि 1 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नाउ एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए ये है दैट ESI का एक इंडिविजुअल बैच जो है हम लेकर आए हैं, जो कि आपकी RBI की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ESI स्टैंड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज। एज वी नो कि इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज जो है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके RBI ग्रेड बी के लिए। फेज 1 में अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में कई सारे क्वेश्चंस हमें ESI के पार्ट से देखने को मिलते हैं, इसको इन डिटेल पूछ लिया जाता है। तो फेज 1 में जनरल अवेयरनेस में आपका ESI बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ फेज 1 के बाद जब हम फेज 2 की बात करते हैं तो फेज 2 हमें बताता है कि आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों ही क्या रहेंगे, आपके पेपर्स रहेंगे ESI में। तो ESI में हमने देखा सबसे ज्यादा पोर्शन GA में भी कवर किया जा रहा है एंड फेज 2 में भी कवर किया जा रहा है, ठीक है। सो इसी का एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड बैच हम लेकर आए हैं जहां पे आपका ESI की सभी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी ऑलरेडी इन द बैच ऑफ ADA 24/7। सो यू कैन विजिट द ADA 24/7 एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन को विजिट करेंगे यू विल फाइंड ESI वीडियो कोर्स विच इज अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन, ओके। तो द वीडियो लेक्चर्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम 15th अप्रैल। 15th अप्रैल से आपका वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल रहेगा। डू चेक द बैच दैट इज ओनली फॉर ESI इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज वीडियो कोर्स बैच है, जो कि 15th अप्रैल से कंटेंट वीडियोस, देन वी हैव कवर्ड द कंटेंट PPTs, देन वी हैव कवर्ड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वीडियोस, एंड देन वी हैव कवर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस PPTs, एंड इसके अलावा भी आपको वर्ड फॉर्म में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे जो इस पर्टिकुलर बैच में होंगे। सो डू चेक द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच जो कि आपका ऑलरेडी RBI ग्रेड बी के लिए लॉन्च हो चुका है। यू कैन विजिट द ADA 24/7 एप्लीकेशन, ओके। लेट मी टेल यू कहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 सेकेंड, तो दिस इज योर बैच फॉर RBI ग्रेड बी। दिस इज दी बैच जहाँ पे वीडियो कोर्स बैच आपके लिए आए हैं। फर्स्ट यू कैन सी आपका वीडियो कोर्स बैंकिंग अवेयरनेस का अवेलेबल है एंड सेकंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का अवेलेबल है। तो दिस बैच फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज विल कवर योर ESI पार्ट फॉर फेज 2 एंड फेज 1 एंड योर डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ। सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे हमने डिस्कस किया इन डिटेल किस किस के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यू कैन विजिट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट जहाँ पे आपको RBI ग्रेड बी का भी स्टडी मटेरियल के साथ साथ वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा, ओके। So that's all for today. Thank you all for joining and stay safe. And if you are new to the channel, do subscribe the channel and press the bell icon so that you will get all the notification related to the upcoming sessions. Okay, so thank you all and stay safe.